Then 4.7, in a two-dimensional motion, the instantaneous speed v0 is a positive constant. Then which of the following are necessarily true? एक्चुअली दो क्वेश्चन है 4.7, 4.8, दोनों में क्वेश्चन आपका वही है, ऑप्शंस डिफरेंट है, तो हम इन दोनों को साथ में ही कर लेते हैं, आटो के आटो ऑप्शंस को साथ में कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपसे पहले क्या बोला गया है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप ये ध्यान रखिए, स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हालांकि हम हर ऑप्शन को रीड करेंगे, बट जनरली होता ऐसा है कि अगर स्केलर क्वांटिटी आपको दे रखी है तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक दूसरे स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 4.7 में इक्वल पाथ लेंथ विच इज़ योर डिस्टेंस, तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि इसका आंसर डी हो, पर ऐसा नहीं है, हमें हिट एंड ट्राई नहीं करना है, हम समझ के सॉल्व करेंगे। पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि कभी टाइम आपके पास कम बचता है तो आप इस तरह से भी इसको जज कर सकते हैं। अब पहले ऑप्शन में इन्होंने बोला है, ए ऑप्शन में, द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। वेलोसिटी ये क्या है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ देखी जाती है। इन्होंने एक बात क्लियर नहीं करी कि टू डायमेंशनल मोशन कैसा है। हम ये मान सकते हैं कि आपका 2D मोशन सर्कुलर हो, आपका 2D मोशन इस तरह से हो, ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, मोशन इन अ प्लेन ऐसे ही होगा। अब इन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। पहली बात, एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ऐसा हो रहा है क्या? अगर मैं ये मान लूँ कि सर्कुलर मोशन है तो इसमें आप देखिए एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो कैसे हो रही है। ये मान लीजिए आपका पी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से एक बंदा इस तरफ गया, घूम के वापस से इसी पॉइंट पे आ गया। हो सकता है इसकी स्पीड सेम हो, पर इसकी वेलोसिटी तो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि पाथ स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड पाथ है। तो इस पाथ में इसकी हर मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जब ये पूरा चक्कर लगा के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ही नॉट ज़ीरो हो, कभी ना कभी ज़ीरो भी हो सकती है। उन्होंने बोला नेसेसरीली, इसीलिए एक मोमेंट पे ज़ीरो भी हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हट गया। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश, मतलब हमेशा ही ज़ीरो हो, हमेशा ही ख़त्म हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है। वंस अगेन इन्होंने बात करी है स्पीड की, वेलोसिटी की बात नहीं करी है। मैं सर्कुलर मोशन का ही केस लेता हूँ, तो इसमें आप देखिए हर मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपका थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा, साइन थीटा, एनीथिंग, पर यह है कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका एक्सेलरेशन सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। तो मस्ट ऑलवेज वेनिश ऐसा नहीं होगा। कभी कभी हो सकता है, अगर आपने यहाँ पे ये वाला पाथ लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ए से बी तक का, पर उन्होंने क्लियर नहीं करा है कि 2D मोशन आपका इस तरह का ही है, हम सर्कुलर मान के चल रहे हैं, इसीलिए बी ऑप्शन भी गलत है। अब आप देखिए 4.8 के भी दो ऑप्शन ऐसे ही हट गए। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन उन्होंने बोला है, हो सकता है एवरेज हो सकता है यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जो कि हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो, ये तो हट गया, क्योंकि क्लियर ही नहीं था कौन सा एक्सेलरेशन है। हो सकता है एक तरह का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, एक तरह का ना हो। अब इसका भी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड, कांस्टेंट, बाउंडेड मतलब एक जैसा रहे। ये मैं मान लेता हूँ कि ए से बी तक जब ये कांस्टेंट स्पीड से चला v0, तो उसकी वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में थी, पर जैसे ही इसने टर्न लिया, ये बी से सी तक गया, या तो फिर ये सर्कुलर मोशन में चला, तो इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं था, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा था। डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसीलिए वेलोसिटी चेंज हो रही थी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बी ऑप्शन में चला गया। कितना ईजी हो गया देखिए आप। अब ऊपर वाले में आ जाते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। ये तो बिल्कुल ही 9-10 का क्वेश्चन हो गया आपका। मान लीजिए मेरा ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करी गई है, तो इसमें ये जब ए से बी तक आया तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका ए बी, लेकिन फिर बी से सी तक आया तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। समझिएगा आप, ये बी से सी तक आने में बी से डी, डी से ए से सी, ये आप नहीं देखेंगे। इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी ये आप देखेंगे।
तो अब देखिए इतने बड़े टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट तो छोटा ही हुआ, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल कैसे होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस हो सकता है पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, इसीलिए ये भी फॉल्स है। वंस अगेन वही बात, डायरेक्शन वाली बात आ गई। तो वेरी वेरी इजी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवर्स्ड इन इक्वल इंटरवल। और इसको तो आप ऐसे ध्यान रखिए, आपका 6-7 क्लास का कंसेप्ट, आपको दे रखी है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, आपका टाइम है मान लीजिए t1 2 सेकंड्स, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम 20 मीटर। फिर t2 मैंने मान लिया अगेन 2 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी, पॉजिटिव कांस्टेंट, 10 इंटू 2 20 मीटर। आपके यंगर सिबलिंग्स ही कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व इसीलिए डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है क्योंकि स्पीड की बात करी गई है। अब 4.8 का सी पार्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरीली इन द प्लेन ऑफ मोशन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जिस जगह आपकी गाड़ी चल रही है, जिस जगह आप चल रहे हैं, जिस जगह आप दौड़ रहे हैं, उसी प्लेन में, उसी जगह में ही एक्सेलरेशन होगा। आप अगर एक वेक्टर भी लेते हैं, हमने कल ही देखा, ये आपका वेक्टर आर है, तो इसके दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये उसी प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में। अगर आप वाई जेड प्लेन लेते तो उसी में होता, उसी में दो कंपोनेंट आते। वेरी वेरी इजी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन डी, ये तो आप समझ ही गए हैं, मैंने नीचे दोनों डायग्राम बना दिए हैं। मस्ट बी अंडरगोइंग नहीं, हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर हो, मे बी, पर मस्ट भी नहीं होगा। ये आप देख लीजिए, ये वाले मोशन से भी हमने इसके ऑप्शंस रूल आउट किए हैं, इसीलिए डी गलत है। तो 4.7 का आंसर है डी और 4.8 का है सी। देन 4.9, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी एड अप टू 0, फाइंड विच वन इज फॉल्स। इस क्वेश्चन में काफ़ी मिसप्रिंट थी तो उसको मैंने सही कर दिया है। ऑप्शन ए में थोड़ा चिपक गया है, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और ब्लॉक लेटर में है, मतलब ये वेक्टर है, तो करेक्शंस मैंने यहाँ कर दिए हैं इसके, देख लीजिए आप। दूसरे वाले में डॉट है, तीसरे वाले में एज इट इज़ है, और चौथे वाले में यहाँ सी नहीं है, इसी हटा दीजिएगा, ये सा दे रखा है आपको, ए क्रॉस बी, ब्रैकेट भी हटा दीजिए भले से आप, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहली चीज़ आपको जो दे रखी है इसको आप लिख लीजिए, 3 वेक्टर्स ए बी सी एड अप टू 0, एक ट्रायंगल बन रहा है, इनिशियल पॉइंट हर वेक्टर का दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से मिल रहा है, इस तरह की कंडीशन आपको दे रखी है। पर अभी ट्रायंगल रेगुलर है, राइट एंगल्ड है, आइसोसेलेस है, ये हम देख लेते हैं। चलिए तो पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब ए ऑप्शन को आप देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 है अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो पहले आप क्या कीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस। इसको मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब पहली चीज़ क्या आ रही है इसमें, क्रॉस बी वेक्टर, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह का, क्रॉस बी वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। अब ये क्या हो रहा है आपका, माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। वेरी वेरी इजी, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लग गया। अब बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम मतलब 0 डिग्री, यहाँ आता है साइन 0 डिग्री वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। तो ये 0 फिर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब माइनस साइन आपने हटाया तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक। अब एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करनी है, क्रॉस सी वेक्टर फाइनली। नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें है क्रॉस सी वेक्टर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एज इट इज था ब्रैकेट में, है ना, क्रॉस सी वेक्टर। अब
ये आपको जो इक्वेशन मिली है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ IMP, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, ये पूरी चीज़ नॉट ज़ीरो हो अनलेस B एंड C आर पैरेलल। देखिए हम मान लेते हैं B वेक्टर C वेक्टर के पैरेलल है, मतलब क्या है, इनकी लाइन सेम है। अगर B वेक्टर ऐसा है तो C वेक्टर भी इसी लाइन में है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर ऐसा होता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन क्या ये बगैर इस कंडीशन के पॉसिबल है, हम ये भी देख लेते हैं। ये कंडीशन है तब तो 0 हो रहा है, बिल्कुल सही है, पर बगैर इस कंडीशन में पॉसिबल हो रहा है क्या? अगर यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको एक वेक्टर मिलेगा परपेंडिकुलर टू B एंड C। ऐसा होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में जो वेक्टर निकलता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है जिनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है। तो ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों परपेंडिकुलर है, इसको अपन मान लेते हैं D वेक्टर। अब D वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ऐसा किसने बोला कि ये 0 होगा? इन्होंने आपको सिर्फ एक कंडीशन दी है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0, जिसके थ्रू आप ये इक्वेशन लेकर आए हैं। पर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर से जो वेक्टर निकल रहा है वो C वेक्टर के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ऐसा कहीं नहीं दिया है। तो हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने B वेक्टर और C वेक्टर को पैरेलल कर दिया तो निश्चित ही B क्रॉस C आपको 0 मिलेगा, जिससे पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। तो आपका स्टेटमेंट A ये बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। जब ये पैरेलल होंगे तो ही ये 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट्स नॉट 0 अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो। ठीक, तो 0 इफ ये, तो A वाला आपका है ट्रू। हमें ढूंढना है फॉल्स वाला। अब B पार्ट में क्या बोल रहे हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपने किया था एज इट इज़ कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होना है। ये इक्वेशन तक बिल्कुल ऐसे चलना है, इसके बाद फिर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, और ये हम कर रहे हैं B पार्ट के लिए। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये है सिंस। अब आपने लिया डॉट प्रोडक्ट, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट C वेक्टर, फिर B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर डॉट C वेक्टर, ऐसा मिल गया आपको। अब इसमें भी उन्होंने वही बात बोली कि B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर जब होगा तो ही ये 0 होगा, पर ऐसा है क्या? अब वापस से वही चीज़, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आपने करा तो आपको एक वेक्टर मिला D वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर एंड C वेक्टर, ये आप समझ गए हैं। तो ये आपको मिल रहा है D वेक्टर डॉट C वेक्टर, लेकिन D वेक्टर जो है, क्योंकि ये C के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपको मिल रहा है मॉड ऑफ D मॉड ऑफ C कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये तो ऐसे मिल गया। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी कि B इज पैरेलल टू C इन ऑर्डर टू गेट दिस थिंग इक्वल टू 0। ठीक, तो हियर विदाउट B वेक्टर बीइंग पैरेलल टू C वेक्टर, ये दोनों पैरेलल नहीं हैं और आपको ये मिल गया है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर B यही आपका आंसर है, क्योंकि इन्होंने बोला था फॉल्स, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिएगा। अब हम बाकी के भी देख लेते हैं, C और D। अब C और D में बोल रहे हैं A क्रॉस B क्रॉस C इज इन द प्लेन, अगर ABC एक प्लेन को डिफाइन करता है। ठीक है, ये आपका C पार्ट। वापस से इक्वेशन लिख लीजिए आप, क्योंकि आपने ये इक्वेशन क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी थी उससे निकाली है। तो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस C। अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, XY प्लेन। अब उन्होंने बोल रखा है कि A B C दे आर लाइंग इन अ सेम प्लेन,
ए बी सी डिफाइन अ प्लेन। इसका ध्यान रखिएगा आप। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका ए वेक्टर इधर है और सी वेक्टर को इसका ऑपोजिट मान लीजिए, क्योंकि एक ही प्लेन में रहेगा, तो बी वेक्टर ऐसा कुछ होगा। ठीक, एक्स वाई प्लेन में तीन वेक्टर आपके लाई कर रहे हैं। ए वेक्टर और सी वेक्टर को मैंने कर दिया है ऑपोजिट। सी वेक्टर को मैं जेड एक्सिस में नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि प्लेन के लिए आपके पास दो एक्सिस होना चाहिए, इसीलिए एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में आपके ए बी सी ये तीनों वेक्टर्स आ रहे हैं। फिर ध्यान रखिएगा आप, सी वेक्टर को मैं जेड एक्सिस में नहीं भेज रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया, यहाँ मुझे मिला बी क्रॉस सी। ठीक, अब बी क्रॉस सी मुझे क्या देंगे, एक वेक्टर डी जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मतलब इसका क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन में आपके वेक्टर थे, तो डी वेक्टर कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इस जेड एक्सिस में गया होगा, परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। मतलब बी और सी एक्स वाई में थे, तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या है, आपका जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस। अब सी आपका कहाँ है, एक्स वाई में है, डी आपका क्या है, जेड में है। अब आपने लिया क्रॉस प्रोडक्ट, तो डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से क्या मिलेगा आपको, मान लीजिए ई वेक्टर। तो ई वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जो कि डी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ई वेक्टर अगर जेड के परपेंडिकुलर है जहां पे आपका डी वेक्टर आ रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली ई वेक्टर कहां पे होगा, एक्स या फिर वाई में। ठीक है, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर जो कि था जेड में, तो ई वेक्टर एक्स और वाई में ही होगा। मतलब कि ए बी सी का जो प्लेन है वहीं पे होगा, तो डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। तो ये भी ट्रू है, फॉल्स नहीं है। देन फाइनली आपका डी पार्ट, इसको ऊपर ही कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक ब्लॉक बना के, ये बहुत ही ईजी है। आपको दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी। यहाँ पे आप एन कैप में इंट्रोड्यूस कर दीजिए डायरेक्शन वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन, क्योंकि ए क्रॉस बी आपका वेक्टर होता है। अब साइन थीटा की जगह कुछ नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 कब होता है, साइन 90 डिग्री पे। तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल है, तो ये कैसे बन रहे हैं, हो सकता है आपका ए वेक्टर ऐसा रहा हो, बी वेक्टर ऐसा रहा हो और सी वेक्टर ऐसा रहा हो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। अब इनका आपने मैग्नीट्यूड लिया, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल ए है, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल कर लेते हैं हम, तो इस कंडीशन में ये हो रहा है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ओनली बी फॉल्स है, और ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वेक्टर्स को लेके क्लियर हो जाएगी, तो उसको अच्छे से कीजिएगा। देन 4.10, इट इज फाउंड दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, ये वेक्टर्स है आपके। दिस नेसेसरीली इंप्लाइज, आपको बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। देखिए आपको दिया है मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ए वेक्टर। अब आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा पॉसिबल कब है, ये सिर्फ दो कंडीशन में पॉसिबल है। कंडीशन 1, इफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए, द मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। या फिर और कंडीशन 2, इफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -2a। इतना आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपको RHS में राइट हैंड साइड में मॉड ए लेकर आना है, तो b की ऐसी क्या वैल्यू हो जिससे ये आए, या तो 0 या तो -2a। तो ये कितना हो गया आपका, -2a वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, तो
मॉड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर। अब माइनस मॉड में प्लस ही होता है, ये ऐसा हो जाता -1 का मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब मॉड ऑफ ए। ये चीज़ आप जानते हैं मॉड्यूलस की, इसमें आप साइन को इग्नोर कर देते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, पहला इफ़ बी इज़ ज़ीरो, बी ज़ीरो हो सकता है पर हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। इन्होंने बोल रखा है नेसेसरीली, इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, मतलब ए अगर इधर है तो बी पीछे हो, ए अगर ऊपर है तो बी नीचे हो, मतलब ए की जो वैल्यू है बी की वही वैल्यू हो कुछ स्केलर के साथ, पर उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाए, ऐसा ही होता है यहाँ पे। इससे आप क्या पता लगा पा रहे हैं, आपको दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर, वेयर लेमडा इज सम स्केलर हैविंग नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि स्केलर नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए आपका जो कंडीशन 2 थी, सेकंड केस था, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बराबर आपने -2 ए वेक्टर लिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू -1/2 बी वेक्टर। देख लीजिए ये आपका जो लेमडा है स्केलर ये -1/2 आ रहा है, पर हर बार ऐसा होगा क्या, नहीं। कंडीशन 1 भी हो सकती है, आपका ऑप्शन ए था ये भी हो सकता था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ये बी ऑप्शन भी गलत है। परपेंडिकुलर तो होना ही नहीं है, जब बी वेक्टर की वैल्यू 0 आ रही है और एक जगह -2 आ रही है तो परपेंडिकुलर तो कोई सवाल बनता ही नहीं है। परपेंडिकुलर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता, इसको तो आप ऐसे ही रूल आउट कर दीजिए। डी को हम देख लेते हैं, ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, या तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 या फिर ए डॉट बी लेस देन 0, इस तरह से इनइक्वालिटी टूट रही है। तो ये भी बिल्कुल हो रहा है, इफ़ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 तो आपको ये चीज़ मिल रही है, ए वेक्टर डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0। अगर बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आपने लिया था -2 ए वेक्टर, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, ए वेक्टर डॉट -2 ए वेक्टर, ठीक। अब -2 इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब हो गया -2 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका क्या होता, मॉड ऑफ ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब 1, तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो -2 इंटू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये हमेशा होता है पॉजिटिव, तो माइनस मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 बिल्कुल सही है। तो या तो इज इक्वल्स टू 0 हो या तो लेस देन 0 हो, इसीलिए लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक। हाँ यहाँ पॉजिटिव था, ये गलती से नेगेटिव लिख दिया था मैंने, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी।